हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो प्लेलिस्ट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड की एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। तो अभी जो हमने एग्रीगेट डिमांड जो है बच्चों, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, क्योंकि इससे पहले आपने 11th क्लास में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी और वहाँ पर आपने मार्केट डिमांड पढ़ा। मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड जो है ये दोनों बातें अलग होती हैं। मार्केट डिमांड जो आपने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th में, उसमें क्या बताया था आप लोगों को कि मार्केट डिमांड का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की टोटल डिमांड इन द मार्केट, किसी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी, स्पेसिफिक कमोडिटी की डिमांड इन द मार्केट। लेकिन एग्रीगेट डिमांड में जो ये मैक्रो का कंसेप्ट है, पहली बात तो ये मैक्रो का कंसेप्ट है, दूसरी बात कि इसका मतलब हम इकोनॉमी में किसी एक गुड से नहीं निकालेंगे एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग। एग्रीगेट डिमांड का मतलब हम इकोनॉमी में जितनी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं हम उन सब की बात करेंगे, चाहे वो कार बन रही है या वो स्कूटर बन रहा है या वो कोई फर्नीचर बन रहा है या फिर कुछ फ्रिज बन रहा है, टीवी बन रहा है, कुछ भी किसी भी टाइप की गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल डिमांड की बात करेंगे हम। तो हम अब बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की। अब क्योंकि हम ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है बच्चों, तो एग्रीगेट डिमांड में हमको पूरी की पूरी जितनी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं उसकी एक एक काउंटिंग करना, एक एक गुड का काउंटिंग करना कि लोग किस किस गुड की डिमांड कर रहे हैं और उसको गिनना और उसकी फिजिकल क्वांटिटी का टोटल करना, ये पॉसिबल नहीं है कि हर चीज़ की फिजिकल क्वांटिटी को हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए बच्चों मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर साइड से लेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए टोटल करना आसान हो जाएगा। कि इसका मतलब ये है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उस पर जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर करा जा रहा है बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जितने भी सेक्टर हैं वो सारे सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी खर्चा कर रहे हैं, अगर हम उस एक्सपेंडिचर को जोड़ दें तब भी हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी। तो हम इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर साइड से उसको मेजर करेंगे, इसीलिए इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, AE। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहें बच्चे आप लोग या इसको एग्रीगेट डिमांड कहें, एक ही बात होती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करती हूँ मैं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान्ड एक्सपेंडिचर, प्लान्ड expenditure by all the sector, by all the sector of an economy on the purchase of final goods and services, final goods and services at a given level of income during an accounting year, during an accounting year। एक अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, जितने भी सेक्टर हैं इकोनॉमी के अंदर, चाहे हाउस होल्ड सेक्टर है, चाहे प्रोड्यूसर सेक्टर है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, जितने भी सेक्टर हैं वो जितने भी सेक्टर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर प्लान कर रहे हैं। बच्चों प्लीज़ यहाँ पर ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि अगर आप ये वर्ड नहीं लिखते हैं इस डेफिनेशन में तो ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। मैं यहाँ पर प्लान की बात कर रही हूँ। जितना भी एक गवर्नमेंट सेक्टर है या कोई हाउस होल्ड सेक्टर है या प्रोड्यूसर सेक्टर है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यही 4 सेक्टर होते हैं, वो सारे सेक्टर्स एक अकाउंटिंग ईयर में एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पर जितना प्लान कर रहे हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर करने का, उसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड।
यानी कि इस चैप्टर में एग्रीगेट डिमांड का मतलब जो भी हम इसमें करेंगे वो हम प्लान वे में करेंगे, हम एक्चुअल की बात नहीं करेंगे, हम प्लान एक्सपेंडिचर की बात करेंगे कि सारे सेक्टर एक अकाउंटिंग ईयर में गिवन लेवल ऑफ इनकम पर जो टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसका टोटल हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है। यानी कि एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द प्लान expenditure by all the sectors, household sector, producer sector, rest of the world, government sector of an economy on the purchase of final goods and services at a given level of income during an accounting year is called aggregate demand। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई एग्रीगेट डिमांड की। तो अब जब एग्रीगेट डिमांड की हमने डेफिनेशन करी, तो अब मैं अगर उसके कंपोनेंट की बात करूँ तो इसका मतलब हमने इसमें वो लेना है जिस सेक्टर ने जो खर्चा किया। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सबसे पहला हम इसमें कंपोनेंट लेते हैं बच्चों प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में हम सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, पहले इसकी आप डिटेल सुनेंगे कि ये वो टोटल एक्सपेंडिचर है, दिस इंक्लूड्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ goods and services which the household are planning to spend। ठीक है, planning to purchase in an accounting year, यानी कि वो हाउसहोल्ड जो वो प्लान कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्चा करने का, जो एक हाउसहोल्ड प्लान कर रहा है बच्चों। एंड दिस इंक्लूड्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्लान्ड बाय द हाउसहोल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक हाउसहोल्ड जो भी टोटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है एक अकाउंटिंग ईयर में, वो होता है हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हाउसहोल्ड जो होता है वो किस पे एक्सपेंडिचर कर सकता है, फूड आइटम पे करता है प्लान, ठीक है, या फिर कोई लैपटॉप लेना है, कुछ भी XYZ जो भी कंजम्पशन पर्पज से एक हाउसहोल्ड ले रहा है। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज ले रहा है, सर्विसेज अगर उसे लेनी है तो वो हेल्थ की सर्विसेज ले रहा है। तो ये सारे वो एक्सपेंडिचर हैं जो एक हाउस होल्ड ने प्लान करे हैं। बच्चों मैं बार बार प्लान वर्ड पे जोर दे रही हूँ, तो आपने इस पर फोकस करना है कि हम यहाँ पर जो भी एक्सपेंडिचर लेंगे वो प्लान लेंगे। तो एक हाउस होल्ड ने जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर प्लान किया इन एन अकाउंटिंग ईयर एक्सपेंडिचर करने का, उसका टोटल हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर है ये बात? तो मैंने यहाँ पर प्लान की बात करी है बेटा। प्लान को यहाँ पर कहा जाता है एक्स एंड। क्या कहा जाता है? एक्स एंड। और जो एक्चुअल में होता है उसको कहा जाता है बच्चों एक्स पोस्ट। तो हम यहाँ पर एक्स एंड की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में, एक्स पोस्ट की बात नहीं करेंगे। और ये जितने भी हमने प्लान करा एक हाउस होल्ड ने, एक हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द, ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। एक हाउस होल्ड की डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? हायर द डिस्पोजेबल इनकम हायर द प्लान्ड एक्सपेंडिचर। जितना ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी वो उस हिसाब से खर्चा प्लान करेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि ये क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की। सेकंड इसका कंपोनेंट होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम शॉर्ट में आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, दिस इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर। दिस इज द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर। This is the total planned expenditure planned by the producer. By the producer, जो एक प्रोड्यूसर प्लान कर रहा है एक्सपेंडिचर करने के लिए इन एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। अब एक प्रोड्यूसर किस किस पे खर्चा कर सकता है? लाइक मशीनरी पर, बिल्डिंग पर, इस टाइप पर फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब एक बात और जो इसमें ध्यान देने वाली है बच्चों, कि एक प्रोड्यूसर ने जितना एक्सपेंडिचर प्लान किया, हमने उसका टोटल करा तो हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मिल गया। तो अब हमारे को एक बात और इसमें सीखनी है कि सिंप्लिसिटी के लिए कि इन्वेस्टमेंट जो है ना, यहाँ पर हम ऑटोनॉमस मान के चलते हैं।
अभी मैं आपको ऑटोनॉमस भी बताती हूँ क्या होता है। ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ली जाती है यहाँ पर। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम के लेवल से इंडिपेंडेंट होती है, विच इज इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम के इंक्रीज होने पर, इनकम के डिक्रीज होने पर ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स अगर मैं इसका कर्व बनाऊं तो अगर मैंने एक्सिस पर इनकम को शो करा है और यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट दिखा रही हूँ तो ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का कर्व ये होता है। आइए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इनकम 0 से 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 400 हो जाए, ये कांस्टेंट रहती है। ज़्यादातर ये इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है फॉर सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के मोटिव से ये इन्वेस्टमेंट करी जाती है, ज़्यादातर इसे गवर्नमेंट करती है। बट यहाँ पर हमारी सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए, हमने ये एज्यूम कर लिया कि इन्वेस्टमेंट जब भी ली जाएगी वो ऑटोनॉमस ली जाएगी, यानी कि फिक्स इनकम के लेवल से इसका कोई मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है। इनकम का इंक्रीज, इनकम का डिक्रीज इसके लेवल को इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर ये बात? अब इसके बाद आते हैं हम इसके तीसरे कंपोनेंट पे। तीसरा कंपोनेंट है इसका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हम जी से डिनोट करेंगे। अब फिर गवर्नमेंट के भी हम उस एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात करेंगे जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है इन एन अकाउंटिंग ईयर। इट इंक्लूड्स those expenditures which गवर्नमेंट प्लान टू, ठीक है, जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, प्लान बाय द गवर्नमेंट इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट ने जो भी एक्सपेंडिचर प्लान करा है उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट जो होती है वो दोनों तरीके के एक्सपेंडिचर करती है, सी भी करती है और आई भी करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या है? लॉ पर एक्सपेंडिचर करना, डिफेंस पर खर्चा करना, लॉ एंड ऑर्डर पर, डिफेंस पर। और इन्वेस्टमेंट कौन सा करती है गवर्नमेंट? रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो जो एक अकाउंटिंग ईयर में गवर्नमेंट ने प्लान किया करने का एक्सपेंडिचर, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। कंजम्पशन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर पर एक्सपेंडिचर करना, डिफेंस पर खर्चा करना। इन्वेस्टमेंट का मतलब रोड्स बनाना, ब्रिजेस बनाना। तो ये सारे होते हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। अब हम आते हैं इसके फोर्थ और लास्ट कंपोनेंट पर। वो कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। फोर्थ कंपोनेंट है इसका नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट को हम शो करेंगे एक्स माइनस एम से। एक्स का मतलब होगा यहाँ पर एक्सपोर्ट से और एम का मतलब होगा यहाँ पर इम्पोर्ट से। इसके अंदर वो सारे के सारे प्लान एक्सपेंडिचर आएंगे जो अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट का मतलब फॉरेनर्स ने जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड करी है, यानी कि फॉरेनर्स ने जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स पर खर्चा किया उसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट का मतलब कि हाँ हमारे रेजिडेंट ने जो बाहर की गुड्स को खरीदने पर एक्सपेंडिचर किया उसको कहते हैं हम इम्पोर्ट। तो यहाँ पर हम नेट एक्सपोर्ट लेते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो इस तरह से ये मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए, यानी कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या हुए? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जिसको हमने सी से डिनोट किया, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हमने आई से डिनोट किया, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसको हमने जी से डिनोट किया, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट। यानी कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, जो मैंने आपको अभी यहाँ पर डिटेल में समझाया। बट आपके 12th क्लास के सिलेबस में बच्चों आप लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा है, तो इसीलिए 2 सेक्टर मॉडल भी आपने हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर वाला पढ़ा है। अगर आपको नेशनल इनकम का चैप्टर ध्यान है तो वहाँ पर सर्कुलर फ्लो में बच्चों आपने 2 सेक्टर मॉडल किया था। और 2 सेक्टर मॉडल में हमने 2 सेक्टर कौन से लिए थे? हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, फॉर्म सेक्टर। तो यानी कि हम यहाँ पर हाउस होल्ड कौन है? यहाँ पर आई और सी
और प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, आई। तो इसका मतलब यहाँ इस चैप्टर में 12th में आप एग्रीगेट डिमांड का मतलब सी प्लस आई लोगे सिर्फ। कभी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, तो बच्चों आपने सारे चारों के चारों कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन। बट जब आगे हम चैप्टर करेंगे एग्रीगेट डिमांड की कैलकुलेशन करेंगे, वो हम सी प्लस आई के बेसिस पे करेंगे। तो ये मैंने आपको इसके कंपोनेंट कराए। अब इसको हम एक शेड्यूल और डायग्राम से भी देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर शेड्यूल बना रही हूँ। शेड्यूल के लिए सबसे पहले मैंने इनकम को लिया। मैंने इनकम लिया यहाँ पर 0। सबसे पहला कॉलम मैंने इनकम बनाया 0, 100, 200, 300, 400, 500। फिर मैंने यहाँ पर सी दिखाया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया 60, 130, 200, 270, 340, 410। ठीक है, अभी मैं आपको इसका लॉजिक भी थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। आई हमने ऑटोनॉमस अज्यूम करी है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वेस्टमेंट हमेशा ऑटोनॉमस लेनी है, जो आपकी कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी और एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। वो हमने 30 ले लिया। ठीक है, और लास्ट कॉलम हम एग्रीगेट डिमांड का निकालेंगे विच इज़ सी प्लस आई। इनकम जो ली है वो हमने 0, 100, 200, 300 उसको बढ़ाया है। इनकम के बढ़ने के साथ हमने कंजम्पशन को भी बढ़ाया है। बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना कि इंक्रीज इन द इनकम, द रेट ऑफ इंक्रीज इन द इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन। वो बात अलग है कि इनकम और कंजम्पशन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। आप खुद भी सोच के देखें कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप अपना खर्चा बढ़ाओगे, है ना। तो इसीलिए इनकम बढ़ेगी, एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, लेकिन द रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज लेस देन द रेट ऑफ इनकम, इंक्रीज इन इनकम। और इनकम और एक्सपेंडिचर को कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं करना। इसका भी लॉजिक है क्यों नहीं करना, कि इनकम के जीरो लेवल पर भी कंजम्पशन कभी भी बच्चों जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि हमें अपनी बेसिक नीड्स को पूरा तो करना ही करना है ना। खाना तो हमें खाना ही खाना है। तो वो बेसिक नीड्स को फिर चाहे हम अपनी पास सेविंग से पूरा करें, चाहे हम लोन लेके पूरा करें, बट हम पूरा तो करेंगे। इसीलिए शुरू में हमारा कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज़्यादा है, बट रेट हमेशा इंक्रीज होने का कंजम्पशन का इनकम से कम रहेगा। इन्वेस्टमेंट को हमने ऑटोनॉमस माना है। अब इसको जोड़ देते हैं तो हमें एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगी 60 + 30 90, 130 + 30 160, 200 + 30 क्या आ जाएगा 230, 270 + 30 हमने क्या करा 300, और 340 + 30 370, और ये आ गया 440। अब हम इसको एक डायग्राम के ज़रिए भी देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं इनकम, ठीक है। ये वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं एग्रीगेट डिमांड मीन्स सी प्लस आई। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आई को हमने कैसा एज्यूम किया है यहाँ पर, आई को हमने कैसा एज्यूम किया है यहाँ पर ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस मीन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस विच मीन्स इट इज़ इंडिपेंडेंट टू द लेवल ऑफ इनकम। ये मैंने आई बनाया, ठीक है। अब मेरे को क्या बनाना है सी। अभी आपने देखा कैसा है कि इनकम के इंक्रीज होने के साथ ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप बनेगा, और इसको हम इंक्रीज करेंगे ऐसे। ये हमारा क्या बन गया सी, ये हमारा सी बार। ये जो मैंने सी बनाया ना, ये सी में, तो ये वाला एरिया जो है ओ सी बार, ये हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स इनकम वेयर कंजम्पशन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम। अभी मैंने लॉजिक बताया कि इनकम के जीरो लेवल पर भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको हमें पूरा करना ही करना है। फिर उसको चाहे हम पास सेविंग से पूरा करें, चाहे हम लोन लेके पूरा करें, तो इनकम कंजम्पशन का कुछ ना कुछ एक मिनिमम लेवल ज़रूर होगा, और वो मिनिमम लेवल जो है हमने सी बार से दिखाया है। सी बार मीन्स ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और ऑटोनॉमस कंजम्पशन मीन्स द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन वेयर इनकम इज जीरो। और अब मैं अगर इस सी और आई के डायग्राम को प्लस कर दूं तो मुझे एग्रीगेट डिमांड का कर्व मिल जाएगा, ठीक है। अब हम एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाते हैं, और एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो बिल्कुल सी के कर्व के पैरेलल बनेगा। उसका भी लॉजिक है, जो ये है ना, ये बिल्कुल पैरेलल बनेगा, बिकॉज ये डिफरेंस क्या है आई,
अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, आई, और आई मेरा क्या है, कांस्टेंट। इसीलिए ये सी और एग्रीगेट डिमांड का जो ये कर्व है ये बिल्कुल पैरेलल रहेगा एक दूसरे से, ठीक है। हमेशा जो है वो मैंने आपको बता ही दिया है सारा कि ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि इनके डिफरेंस जो है वो आई है। तो इस तरह से हमने एग्रीगेट डिमांड का भी कर्व बनाया। कैसे बनेगा, ये पॉजिटिवली स्लोप है, अपवर्ड है। उसका रीज़न कि इनकम इंक्रीज हो रही है और इनकम के इंक्रीज होने के साथ हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम, ये हमेशा याद रखेंगे बच्चों आप कि द रेट ऑफ इनकम इज़ ऑलवेज इंक्रीज द, जो भी रेट है इनकम का इंक्रीज होने का, ऑलवेज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन द रेट ऑफ कंजम्पशन के रेट से हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो में एग्रीगेट डिमांड के बारे में सीखा, उसके कंपोनेंट्स के बारे में सीखा, उसका शेड्यूल और डायग्राम बनाना सीखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।